नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मुझे अक्सर एक सवाल आता रहता है कि सर क्या सच में आईएम की फीस मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं करके। मेरा सपना तो है आईएम में एडमिशन लेकर वहां से एमबीए करके निकलना, बट जो फीस होती है 30-40 लाख रुपीज, ये फीस मेरी फैमिली उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो आईएम की फीस होती है उसे कैसे अरेंज करना चाहिए, यानी कि लोन्स का प्रोसेस क्या होता है, और उसके साथ ही मेन इंपॉर्टेंटली आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो कितनी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब कुछ हम यहां पर बात करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। मेरा नाम है नागेश और आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहली बार आपको यहां पर के चैनल पे आए हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इसे स्कैन करके, क्योंकि यहां पर आपको सारे एग्जाम्स के अपडेट्स मिलेंगे। रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, आप सीधा यहां पर पोस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम उसको जरूर रिप्लाई करेगी। एंड अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो उसके लिए भी यहां पर कुछ स्टूडेंट्स आईएम से हैं जो ऑलरेडी आईपीएम प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, तो वो भी आपको मीनवाइल गाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप आपके लिए होने वाला है। केवल फीस की बात नहीं होती है। सबसे पहला सवाल आपके मन में यह भी आया होगा कि क्या सच में इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। उसके साथ ही मेन इंपॉर्टेंटली इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मेरी रियल वैल्यू क्या है इसके पीछे की, वो भी आपके मन में आ रहा होगा। उसके अलावा क्या मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे को मिलता है या नहीं, मतलब बेसिकली कितने की जॉब मुझे लगेगी इतने फीस पे करने के बाद। और नेक्स्ट है, इस कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो मेरी लाइफ होने वाली है वो कैसी होगी, तो वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये मेजरली 4 सवाल आपके मन में आने चाहिए, क्योंकि आप आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज पे आ चुके हो और यहां से आपको पता चलेगा कि आप आगे जाके क्या करोगे नेक्स्ट 40-50 साल तक। तो इसीलिए ये सवाल आना बहुत जरूरी है और इसी के बेसिस पे आप अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकते हो कि हाँ फीस तो बहुत है, बट इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या होते हैं वो भी आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको जो भी आईएम्स में एडमिशन मिलेगा वहां से हम डिस्कस करते हैं कितना पैकेजेस यानी कि कितनी सैलरी आपको मिलती है। जो मेन आईएम है जो इन आईपीएम प्रोग्राम के अंदर रेस नंबर 1 पे होता है वो है आईएम इंदौर, जो कि 2011 में अपना सबसे पहली बार आईपीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो यहां का एवरेज पैकेज है अराउंड 30 लाख रुपीज और इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया 1.14 करोड़ का। तो यानी कि अगर आप आईएम इंदौर में एडमिशन लेते हो तो मोटा मोटा आपकी आज के डेट में कितनी है पैकेजेस, वो है अराउंड 30 लाख के आसपास। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं कि हर रेक को क्या इतनी ही यहां पर जॉब मिलेगी, क्या नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 40 से लेके 50 लाख के बीच में भी हो सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर यहां स्टूडेंट्स होते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंटली, क्या आपको केवल और केवल आईएम इंदौर ही वर्ती टेक है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैं बात करूं आईएम शिलोंग, जो कि यहां का एवरेज पैकेज है अराउंड 26.44 लाख और नेक्स्ट इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 71.5 लाख। अब देखो दोस्तों, आप मान लो सर्टन अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो इस कॉलेज के अंदर, आपको अभी करंट ये वाला पैकेज नहीं देखना है, क्योंकि ये करंट ईयर का है। मतलब 2025 में जो भी वहां से बच्चे पास आउट होके निकले थे, ये उनका यहां पर एवरेज उनका पैकेजेस है। आप 5 साल के बाद वहां से ग्रेजुएट होकर निकलोगे, यानी कि अगर मैं हर साल 1.5 से लेके 2 लाख रुपए अगर इसमें ऐड करता हूं तो मोटा मोटा 5 साल में 8 से लेके 10 लाख रुपए के आसपास जो है आपका यहां पर एवरेज पैकेज बनने वाला है, क्योंकि हर साल 1.5-2 लाख रुपए जो है यहां पर एवरेज पैकेज के अंदर इंक्रीमेंट होता भी है। यानी कि अगर आप आईएम इंदौर से आज के 5 साल के बाद अगर एमबीए करके निकलोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी होगी एवरेज वो होगी 40 लाख के आसपास। उसके साथ जो आईएम शिलोंग की जो पैकेजेस होंगे वो कहीं ना कहीं 36-37 लाख के आसपास पहुंच चुके होते हैं। और ये सारे के सारे आईएम्स की मैंने यहां पे एवरेज पैकेज की लिस्ट भी दी है, इसमें आप मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख रुपए ऐड कर सकते हो पर ईयर के हिसाब से। तो ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि क्या सच में जो भी इन्वेस्टमेंट मैं यहां पे कर रहा हूं उसका मुझे वर्थ इट है या नहीं है करके। आपके सामने इसके नंबर्स है। अब मेन बात यह है कि कॉलेजेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि केवल 7 आईएम्स के अंदर ही आपको अभी आईपीएम प्रोग्राम का यहां पर एडमिशन मिलता है। और मोटा मोटा इन सारे आईएम्स को अगर मैं ऐड करूं तो आपके पास टोटल 800 सीट्स होने वाले हैं। आईपीमैट इंदौर, रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन देने के बाद आपके पास 800 सीटें होंगे। इसके लिए पूरा कंपटीशन यहां पर होने वाला है। लगभग लगभग 30 से 40 हजार बच्चे यहां पे फॉर्म फिल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सर जब मैं यहां से एमबीए करके बाहर निकलता हूं तो मेरी लाइफ कैसी होगी। देखो दोस्तों, जो टॉप मोस्ट कंपनीज होते हैं पूरे वर्ल्ड के, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सेंचर हो गया, बेन एंड कंपनी, डेलॉयट हो गया, बीसीजी है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसके बाद ईवाई है, ये सारे के सारे जो टॉप 5 टाइप 10 कंपनीज होते हैं यहां पर आप जाके जॉब करने वाले हो।
तो इसका मतलब यह है कि यहां से आप जब कोई भी कंपनी में स्विच करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पैकेजेस के अंदर 5 से 10 लाख का इंक्रीमेंट होता है। यानी कि आप अभी करंटली सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचो कि सर मैं ग्रेजुएट तो हो चुका हूं, अभी तो करंट पैकेज 30 लाख के आसपास है। देखो दोस्तों, आप आगे जाके यहां से 7 to 8 ईयर्स के बाद आप देखो आपकी लाइफ कहां पर होगी। आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे कि मैं आईएम इंदौर से हूं, मैं आईएम शिलोंग से हूं, तो आपकी एक अलग ही इज्जत होती है मार्केट के अंदर। ये जो है यहां पर टॉप इंस्टीट्यूट्स आपको देते हैं केवल। एंड आपने कहा कि मैं कहीं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूं, तो हाँ बोलते ठीक है, 50-60 हजार 1 लाख रुपए कमाता होगा। बट जैसे आप कहोगे ना मैं कहां पे काम करता हूं, आदित्य बिरला कैपिटल में, मेरी क्या पोजीशन है, मैं वहां पर सीनियर मैनेजर हूं, मैं वहां पर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूं, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ये आपकी लाइफ होगी वहां से 5 साल के बाद, और ये कंपनीज के अंदर आप वहां जाके जॉब करने वाले हो। आपने बहुत बार देखा होगा फोन पे, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, गोदरेज हो गया, हर एक चीज आप जो डे टू डे लाइफ के अंदर आप यूज करते हो ना, वो सब कुछ आपके सामने यहां पर होता है। इसी कंपनी में जाके आप जॉब करने वाले हो। यानी कि यहां का जो वर्क कल्चर होता है, यहां जो आप ग्रुप बनता है, आपके फ्रेंड सर्कल हो गया या जो भी कंपनीज में काम करते हैं, वो बहुत टॉप नॉच होता है। तो लाइफ तो बहुत अच्छे होने वाले 5 साल के बाद। तो ये था आपके सवाल का जवाब। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वो है कि सर यहां पर फीस कितनी होती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको पता है एक 7 आईएम्स के अंदर आप जब एडमिशन लेते हो किसी भी, यहां का एक सबसे मेन बात क्या है दोस्तों, वो ये है कि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, जो हमारी पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके वजह से आपके पास एक ऑप्शन होता है। अगर आपने मान लो आईपीमैट एग्जामिनेशन दिया एंड आपको अगर मान लो आईएम शिलोंग मिलता है, आपका मन कर रहा है कि 3 साल के बाद मैं सोच रहा हूं कि मुझे आईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेना है, दोबारा मुझे कैट एग्जामिनेशन लिखना है, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 3 साल के बाद अपना एडमिशन वहां से वापस ले सकते हो। यानी कि आपको 3 साल की डिग्री मिलेगी अंडर ग्रेजुएट की, जो कि होती है बीबीए, और कुछ कॉलेज के अंदर अलग डिग्री भी मिलती है। तो आपके पास 3 साल का जो फीस होगा वो यहां पर मैंने लिखा है। आईएम इंदौर की जो सीट्स है टोटल 150 है, यहां पर 3 साल की आपकी फीस होती है 17.14 लाख रुपीस। इसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे, हो सकता है इसमें मेस की फी इंक्लूड नहीं होगी, बट मोटा मोटा आपका 17 लाख रुपीस आप यहां पे स्पेंड कर रहे हो। यानी कि ईयरली आप 6 लाख रुपीस स्पेंड करोगे। ये 6 लाख रुपीस जो पर ईयर आप स्पेंड करने वाले हो ना, वो अगले 40-50 साल आपको जो है बहुत आगे लेके जाएगा। आप ये सोचो, आपने कहीं से नॉर्मल बीकॉम किया, आपने कहीं से नॉर्मल इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद आज के डेट में मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है। अगर आपने टियर 2 टियर 3 कॉलेज से अगर एडमिशन लेते हो, तो वहां से पास आउट होने के बाद आपको अगेन कुछ कोर्सेस में एनरोल करना पड़ेगा, तुरंत आपको जॉब तो नहीं मिलेगी ना। अगर आप मान लो आपका ग्रेजुएशन ही हुआ है आईएम इंदौर से, अगर आप सोचते हो कि मुझे 3 साल के बाद भी कहीं जॉब करना है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको जॉब तो मिल ही जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर मुझे एक बार अच्छा एडमिशन मिला है आईएम इंदौर में, तो मैं दोबारा यहां कहां चला जाऊं, मैं सीधा आगे एनरोल करता हूं एमबीए के लिए। तो एमबीए की फीस होती है आईएम इंदौर में, वो है लगभग लगभग 20 लाख के आसपास। यानी कि अगर मैं 5 साल का यहां पर जोड़ दूं, तो मोटा मोटा आप कहीं ना कहीं 30 से लेके 40 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ये पूरे के पूरे 5 साल के अंदर। और ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होती है, क्योंकि आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर यहां पर एडमिशन ले चुके होते हो। उसके अलावा अमृतसर के अंदर टोटल 60 सीट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, जिसकी जो फीस है वो है 17 लाख रुपीस। केवल और केवल आईएम शिलोंग की फीस यहां पर 12-13 लाख के आसपास है, कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोटा मोटा आपको 3 साल के लिए कहीं ना कहीं 17 से 18 लाख रुपए फीस यहां पर इन 7 आईएम्स के अंदर आपको देनी होगी। और नेक्स्ट क्या है, 2 साल का जब एमबीए होता है, वो भी उसका फीस मैंने यहां पर मेंशन किया है। यानी कि एवरेज अगर मैं बात करूं, 30 से लेके 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होगा इन 7 आईएम्स में, अगर आपको आईपीएम प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो। ये थी आपकी पूरी की पूरी फीस। अब बात करते हैं, इतना अगर फीस है तो सर ये फीस हम कहां से ले लें। बेसिकली क्या होता है कि अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स भी है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, उसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक्स भी, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसी हो गया। हर एक बैंक के अंदर अगर मान लो पूरे साल के अंदर वो अगर एग्जांपल लेते हैं 100 रुपीज अगर वो लोन ले रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ उसके अंदर क्राइटेरियाज बनाए कि आपको इतना परसेंट अमाउंट जो है वो आपको देना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, कुछ अमाउंट जो है आपको फिक्स रखना पड़ेगा। कहां पर? एजुकेशन के अलावा हो सकता है नेक्स्ट आपका फार्म्स के कुछ इक्विपमेंट आपको खरीदने हैं। यानी कि मोटा मोटा आपको यहां पर एग्रीकल्चर के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट फिक्स करना पड़ता है, हर एक बैंक में उतना उनको देना ही है। ये आरबीआई का रूल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर इन सारे बैंक की तरफ से ऑफर मिलता है कि आप हमारी तरफ से लोन ले लो।
अब लोन आपको ऐसे ही मिलेगा क्या कि कोई भी बोल देगा कि मैं मुझे आईएम इंदौर जाना है और मुझे यहां पर जाना है, क्या मुझे लोन मिलेगा क्या? हाँ, कुछ सर्टन क्राइटेरियाज होता है, उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपको बैंक्स लोन ऑफर करते हैं। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टोटल ऐसे इंडिया में 158 इंस्टीट्यूट्स है जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस दिया, जिसके अंदर आपके सारे के सारे एम्स हो गए जो मेडिकल फील्ड के लिए आते हैं, आईआईटीज है 23 टोटल, एनआईटीज 31 है, आईएम यहां पर 21 है जो हमारे काम की बात है। नेक्स्ट क्या है यहां पर, आईआईटीज भी है, कुछ आईएसआई, ये तो हमारे कुछ काम का नहीं है, बट मोटा मोटा हमारे काम के लिए 21 आईएम्स अभी करंटली इंडिया में है जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब अगर आप इन 21 आईएम्स में कहीं भी एडमिशन लेते हो, अगर आपको एमबीए भी करना है आगे जाके, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक स्कीम बनाई थी उसके अंदर सारे बैंक्स को आपको लोन देना ही पड़ेगा। होता ऐसा है कि कुछ उसके क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, स्पेशल एजुकेशन लोन क्या है वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट उनके लिए क्या ये अफोर्डेबिलिटी है, क्या उनके लिए सपना है क्या कि मैं भी अपने बच्चों को इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहता हूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है? ऐसे भी कुछ पेरेंट्स होंगे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट सबसे पहली चीज, ये क्या है स्पेशल एजुकेशन लोन? तो देखो दोस्तों, बेसिकली होता यह है कि आप जब एडमिशन लेते हो, आपका पूरा 5 साल का टेन्योर होता है। 5 साल के अंदर आपको कोई भी वहां पर फीस रिटर्न नहीं करनी है, मतलब जो वहां पर आप लोन ले रहे हो उसे रिटर्न नहीं करना है। उसमें केवल क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मान लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा एजुकेशन के अलावा आपने मान लीजिए कोई और लोन ले लिया, जैसे कि आपने कार लोन ले लिया, कार के अंदर आपने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। जैसे ही आपने कार खरीदा, उसके अगले नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है। ईएमआई के अंदर क्या होता है, बेसिकली ईएमआई के अंदर आपका होता है इंटरेस्ट प्लस आपका होता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसे दोनों मिलाकर आपकी ईएमआई चलती है हर एक महीने के अंदर, मतलब मोटा मोटा 6 to 7 इसका टेन्योर होता है और यहां पर आपको जो है टोटल ईएमआई देनी होती है। बट यहां पर स्पेशल एजुकेशन लोन के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको 5 से 6 साल का पीरियड मिलता है, जहां पर केवल आपको जो है, इसे कहते हैं मॉनिटरिंग पीरियड। यहां पे आपको केवल क्या देना है, आपको केवल देना है इंटरेस्ट। जो भी उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा, उस इंटरेस्ट को केवल आपको पे करना है, यानी कि आपकी बड़ी बड़ी ईएमआईज नहीं होती, यानी कि कोई का एक सर्टन अमाउंट होगा, हर एक लोन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने % पे वो मिल रहा है, उसके बाद बैंक्स के क्या नॉर्म्स होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप एग्जांपल ले ले, अगर आपने 10 लाख का लोन उठाया है तो यहां इसके ऊपर केवल आपको पे क्या करना है, केवल आपको पे करना है उसका इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग पीरियड। ठीक है, अब ये जो पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं बैंक्स के अंदर आपको मिलता है 5 to 6 ईयर। और मेन इंपॉर्टेंटली, आपको आईएम्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। सर कोलेटरल क्या होता है? देखो दोस्तों, होता है बेसिकली ये है, अगर आपने एग्रीकल्चर लोन ले लिया तो इंडिया के अंदर जो है कोई कोई बैंक्स के अंदर ऐसा होता है कि मान लो अगर आपके पास 3 एकड़ का, अगर मान लो 3 एकर्स ऑफ लैंड है, तो उसमें आपको नो कोलेटरल, मतलब कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके बैंक के पास आपके खेत को गिरवी रखने की जरूरत, जिसमें एक सबसे मेन वर्ड होता है ना, गिरवी रखना बोलते हैं हम इसको, जो हिंदी में बोलते हैं, वो देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपको 1 लाख रुपीज दे रहा है केवल ये सोच के कि आप उसको रिटर्न कर पाओगे, क्योंकि इतना तो हर एक फार्मर कमा लेता है उस खेत के ऊपर, इसके बेसिस पे आपको वो 1 लाख रुपीज लोन दे देता है विदाउट एनी गिरवी रखे हुए। बट आप यहां से 1-2 लाख रुपए नहीं ले रहे हो ना, आप ले रहे हो केवल और केवल कितने, आप उठा रहे हो 30-40 लाख रुपए का लोन। तो ये कैसे, क्या नो कोलेटरल के अकॉर्डिंग देता है? देखो, हर एक बैंक के अंदर पॉलिसी होती है, उनको पता है कि अगर कोई स्टूडेंट आईएम इंदौर से पास आउट हो रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाई थी, जो इंडिया के अंदर जो जिन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस दिया है, उस कॉलेजेस के अंदर बैंक की एक लिस्ट बनी होती है कि यह है लिस्ट ए वाले कॉलेजेस, यहां इतने स्टूडेंट्स को हम जो है, या इतने अमाउंट हम विदाउट कोलेटरल लोन देंगे। जैसे कि आईएम अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, इंदौर हो गया। एक एसबीआई के मैंने बीच में देखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि लिस्ट ए कॉलेजेस, इन सारे कॉलेजेस को हम 40 लाख तक का लोन देंगे विदाउट कोलेटरल, मतलब कुछ भी आपको वहां पर गिरवी नहीं रखना है बैंक के पास, केवल और केवल आपके सामने जब कॉलेज का ये होता है ना कि मैं आपको एडमिशन ऑफर कर रहे करके, इसके बेसिस पे ही आपको वहां पर, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन। ये मैंने आईएम अहमदाबाद का अलग इसका लगाया स्क्रीनशॉट, बट ये एक जो आपका स्टार्टिंग का जो होता है ना लेटर आईएम की तरफ से जो आता है, हमने इसको एडमिशन दे रहे हैं, इसी के बेसिस पे आपको लोन्स जो है बैंक देते हैं विदाउट कोलेटरल, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, उनको पता है यहां से पास आउट होने के बाद जो स्टूडेंट हमारा यहां पर एडमिशन लेता है, जो हमारे से बैंक से लोन लेके जा रहा है, वो डेफिनेटली पे करेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, यहां से रिटर्न अच्छा आता है और उसकी जॉब भी लग जाती है, धीरे धीरे जो है वो अपना अमाउंट पे करना स्टार्ट भी करता है। नेक्स्ट है आपको
लो इंटरेस्ट रेट होता है खास करके गर्ल्स के लिए, जहां पर 0.5% के आसपास यहां पर उनको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो ये मोटा मोटा जो फीस होती है आपकी, उस फीस के ऊपर अगर मुझे कहना यह है दोस्तों कि जो भी आपकी फीस हुई कॉलेज की 18-20 लाख रुपए, जो भी आप वहां पे कॉलेज की फीस ले रहे हो, वो सारा का सारा फीस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो सारे बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो नेशनल बैंक हो, वहां पर आपको लो इंटरेस्ट रेट के अंदर आपको मिलता है लोन, और वो भी विदाउट कोलेटरल, क्योंकि वो सारे सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के अंदर। तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फोकस करना है आपके आईपीमेट के एग्जाम के ऊपर। आपको पहले एग्जाम निकालना है, आपके हाथ में कॉलेज का लेटर तो लेकर आओ। एक बार अगर आपके हाथ में कॉलेज का लेटर आ गया तो उस कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे बैंक्स ऑलरेडी होते हैं, केवल आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद उनसे कॉल लेना है कि हाँ मुझे एडमिशन मिल रहा है। वो खुद बैंक वाले आपको कॉल करेंगे कि हम आपके घर पे आ रहे हैं आपको लोन देने के लिए। आप सेलेक्ट करोगे मुझे एक्सिस से लेना नहीं है, मुझे ऐसे नहीं लेना है, मुझे एसबीआई से लेना है, ऐसे आप खुद सेलेक्ट करोगे। ये सिचुएशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, बस आपको मेहनत करना है। नेक्स्ट ये है, ये तो मैंने आपको दिखाया, ये मेन चीज होती है, आपको वहां से लेटर चाहिए। देखो आगे क्या है, अब बताओ सर कि हमें क्या स्कॉलरशिप मिलती है क्या। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैं तो बहुत ही लो फैमिली इनकम से बिलोंग करता हूं, जहां पर हमारी इनकम जो है पूरे साल की 5-6 लाख के आसपास होता है, तो मैं तो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता, मैं कैसे करूं करके। तो बेसिकली इंडिया के अंदर ऐसे कुछ स्कीम्स है, खास करके अगर मैं आईएम इंदौर की बात करूं तो आईएम इंदौर में एक स्कीम आता है, नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसे कहते हैं एनबीएफई स्कीम। ये एक स्कीम होता है। तो आईएम इंदौर बेसिकली क्या करता है, कुछ स्टूडेंट्स को वो क्या करेगा, उनको ऑफर करेगा स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ऑफर टू एंश्योर नो स्टूडेंट फेसेस फाइनेंशियल बैरियर्स, ये उनका मेन थीम होता है। एलिजिबल फॉर पीजीपी, यानी कि जो वहां पर एडमिशन लेते हैं एमबीए के अंदर, उसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। नेक्स्ट है पीजीपीएच एंड आईपीएम स्टूडेंट्स, इनके लिए जिनका फैमिली इनकम बिलो 12 एलपीए है, उनको हम क्या करते हैं, एनबीएफए स्कीम के अंदर हम कुछ उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। यहां पर क्या है, जो आपका सिलेक्शन होगा वो होता है थ्रू एप्लीकेशन रिव्यू एंड पर्सनल इंटरव्यू। एक आपके साथ पर्सनल इंटरव्यू करने के बाद जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप कितना होता है, देखो 50% ऑफ द एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट रीएम्बर्समेंट, यानी कि आपके एजुकेशन लोन के ऊपर पूरे 10-12 साल के अंदर, एग्जांपल ले लीजिए, आपने मान लो टोटल 20 लाख रुपए का लोन लिया है आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए, 20 लाख रुपए का लोन लिया है आपके एमबीए प्रोग्राम के लिए, 40 लाख रुपए का आपने टोटल लोन लिया है। तो होता ऐसा है ना कि आपको बहुत सारे बैंक्स इसको रीपे करने के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम देते हैं, मतलब ड्यूरेशन, कितने साल में पे करना है आपको, ये पे करना है 15 साल में, यानी कि अगले 15 ईयर्स के अंदर आपको ये पूरा अमाउंट जो है वो पे करना है। तो जो भी 15 साल के अंदर आपका इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर यहां पर आपको ये एनबीएफ की स्कीम के द्वारा जो है एजुकेशनल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना, वो आपको 50% के आसपास जो है वो रीएम्बर्समेंट हो जाता है एजुकेशन लोन के ऊपर। तो ये बेसिकली स्कीम कहता है। तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है अगर आपकी फैमिली इनकम बिलो 12 एलपीए है, तो आपके पास ये ऑप्शन बनता है इस स्कीम के द्वारा लेने की। आगे क्या है, वही कहा है कि जो आपके एसेट्स होते हैं उनको सभी को देखकर चेक करके वो जो है ये लोन ऑफर करते हैं। स्कॉलरशिप की टेंशन नहीं है, ये तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल आपको पढ़ाई करनी है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऑलरेडी ये अमाउंट जो है वो मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए क्या सच में लोन लेना चाहिए क्या? हाँ, मैं रिकमेंड करता हूं आपको लोन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही अगर मान लो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको भी लोन लेने की जरूरत इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, आपके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो बिल्ट होती है। यानी कि आपने इस एजुकेशनल इस पूरे 5 साल के लिए लोन लिया, आपके ऊपर एक होता है कि मैंने लोन लेके पढ़ाई कर रहा हूं, उससे क्या है आपके अंदर सीरियसनेस आता है। आई नो कि आपके पेरेंट्स ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं इतना एजुकेशन जो भी फीस होगा, बट फिर भी अगर आप लोन लेते हो तब आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि हाँ मेरे को पढ़ाई करना है, मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे करके। उसके बाद इसीलिए क्या है, आपको बेटर परफॉर्मेंस करने का चांस मिलता है, ताकि आपके ऊपर एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे ये जो 40 लाख का लोन है आगे जाके मुझे रीपे खुद करना है। तो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बहुत कम उम्र के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो आगे जाके आपको बहुत इसका हेल्प भी होता है। आगे देखो, रिड्यूस कंप्लीट रिलायंस ऑन द फैमिली फंड्स, मतलब जो भी आपके फैमिली के अंदर फंड्स होते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, मेरे बच्चे की शादी के लिए बहुत कुछ एक अमाउंट सेव करके रखते हैं बहुत पहले टाइम से। तो वो उसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। अगर मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर उन फंड की जरूरत पड़ रही है, ऑलरेडी आपने वहां पे लोन नहीं लिया, पूरा फीस आपने वहां पर अगर पे करी है, तो ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे वो फंड्स बहुत काम आते हैं। तो इसीलिए ऑलरेडी आपको मिल रहा है ना, तो उसको क्यों आप वेस्ट कर रहे हो? ले लो, कुछ जो इंटरेस्ट होता है उसको बाद में पे करते रहना। इससे क्या है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी जो है वो जनरेट होगा कि हाँ मैंने पढ़ाई के लिए बहुत लोन लिया है, मुझे सच में इंटरेस्ट देके पढ़ाई करनी है, अच्छे से नॉलेज यहां से मुझे गेन करना है, ये चीज आप सीख जाते हो।
तो इसीलिए जो बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको भी लोन लेना चाहिए। एंड आपके अंदर जो है फाइनेंशियल जो हिस्ट्री होती है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, आपका अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल भी जो है वो आगे जाके बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जिनको ऑलरेडी फैमिली वेल टू डू होती है उनको भी लोन लेना जरूरी है, इससे कुछ चीजें आपके इंप्रूव भी होते हैं। तो ये था मोटा मोटा अबाउट आपके फीस एंड स्कॉलरशिप। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको अच्छे से अपने पेरेंट्स को डिस्कस करो, उनके सामने उनको रखो कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे चीजें जो है यहाँ पर सर ने समझाई है। तो आप फीस का टेंशन मत लो, और मेन बात आपके पेरेंट्स को अभी से बर्डन मत दो कि फीस पे करना है, फीस पे करना है। दोस्तों देखो, पहला काम है एग्जाम क्रैक करना। एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके सामने जब एडमिशन मिल जाता है तब हम लोग बैठे हैं ना, आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे के टाइम में। तो केवल आपका हाथ में अभी एक ही चीज है, वो है पढ़ाई करनी। आप केवल पढ़ाई फोकस करिए। एक बार आपके हाथ में कॉलेज का कॉल लेटर होना चाहिए कि आपको हम एडमिशन ऑफर कर रहे करके, उसके बाद हम सोचते हैं कि कैसे फीस को देखना है, क्या कोलेटरल देखनी है, क्या जो भी चीजें है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट अभी आपका मोटिवेशन होना चाहिए केवल और केवल पढ़ाई करना, ना कि फीस स्कॉलरशिप इनके बारे में सोच के आपका टाइम वेस्ट ना करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके साथ ही आपको जो भी क्वेश्चन के मतलब किसके ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, डेफिनेटली हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो। तो पढ़ाई करती रहिए, बाय बाय, टेक केयर।